जय हिंद दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की एंड दैट इज़ पार्लियामेंट्री सिस्टम। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अपनाया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट। और ये जो सिस्टम है ये हमने सेंटर में भी अडॉप्ट किया है एंड एज वेल एज वी हैव अडॉप्टेड दिस सिस्टम इन आवर स्टेट्स असेंबलीज एज वेल, राइट। तो आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 डील करता है पार्लियामेंट्री सिस्टम के साथ, कहाँ पर, सेंटर में। और आर्टिकल 163 एंड आर्टिकल 164 डील करता है स्टेट में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके साथ। अगर हम आज की डेमोक्रेसीज़ के बारे में बात करें, मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ के बारे में बात करें, तो उन डेमोक्रेसीज़ को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो या दो तरह की कैटेगरीज में आप उसे डिवाइड कर सकते हो। पहला है आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरा है आपका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और इसका जो आधार होता है वो होता है नेचर ऑफ रिलेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव, राइट। एग्जीक्यूटिव बॉडी का और लेजिस्लेचर का जो रिलेशन होता है उसके आधार पर किसी डेमोक्रेसी को आप पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कह सकते हैं और किसी डेमोक्रेसी को आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कह सकते हैं। तो आपको याद ये रखना है कि दोनों जो हैं वो डेमोक्रेसी हैं, लेकिन दोनों में जो डिफरेंस है, उसका जो बेसिस है, जो आधार है, वो है द रिलेशनशिप बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक। अब बात करते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम की। पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट वो होती है जहां पर एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होती है लेजिस्लेचर के प्रति, ओके। पार्लियामेंट्री सिस्टम इज दैट सिस्टम वेयर एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। इसका क्या मतलब हुआ? तो एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर का मतलब ये हुआ कि आपकी थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, राइट। लेजिस्लेचर का मतलब आपका लोकसभा, राज्यसभा एंड योर प्रेसिडेंट, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं? ये कानून बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या? जो कानून को इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। तो बेसिकली गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो ये कह रहा है कि ये जो एग्जीक्यूटिव है दिस इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। तो भारत का अगर आप सिस्टम देखो तो बिल्कुल ऐसा है। अगर कोई भी पॉलिसी बनानी होती है एग्जीक्यूटिव को तो वो उसे सदन में पास करवाती है, राइट। अगर कोई भी डिसीजन गवर्नमेंट लेती है तो उसको वो सदन में जवाब देती है। तो यहाँ पर जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है वहाँ पे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव के प्रति जवाबदेह होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। अमेरिका का एक एग्जांपल ले सकते हो जहाँ पे एग्जीक्यूटिव डिफरेंट होता है और लेजिस्लेचर डिफरेंट होता है, और प्रेसिडेंट यानी एग्जीक्यूटिव जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है लेजिस्लेचर के प्रति। वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं, राइट। पूरे तरीके से अलग होते हैं। लेकिन अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर ये हमारा लेजिस्लेचर है, राइट, तो इसी के अंदर आपका एग्जीक्यूटिव भी होता है, ठीक है। क्योंकि आपके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं लेजिस्लेचर में, उन्हीं में से आप लोग मंत्री बनाते हो किसी को, वही मिनिस्टर बनते हैं। तो यहाँ पर इंटरडिपेंडेंसी है, यहाँ पर कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर है। इसका मतलब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। लेकिन अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, तो एग्जीक्यूटिव जो होता है वो लेजिस्लेचर के लिए जवाबदेह होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, अकाउंटेबल होता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो होती है इसको हम कैबिनेट गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं, इसे हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं और इसे हम वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो इसके तीन और नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला, इट इज़ ऑल्सो नोन एज कैबिनेट गवर्नमेंट। दूसरा, इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। देन इट इज़ ऑल्सो नोन एज वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। और इसे प्राइम मिनिस्टरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के पास ज़्यादा पावर्स होती हैं। और ये जो सिस्टम है ये आपका काम करता है ब्रिटेन में, जापान में, कनाडा में और इंडिया में। ऐसे बहुत सारे देश हैं, लेकिन अगर हम मेजर डेमोक्रेसीज़ की बात करें, जैसे ब्रिटेन हो गया, जापान हो गया, कनाडा हो गया, इंडिया हो गया, यहाँ पर आपकी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट काम करती है, ठीक। तो आपने ये याद रखना है।
उसके बाद बात करते हैं प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट की। तो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जिसे हम नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है वहाँ पे आप देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव जवाबदेह होती है लेजिस्लेचर के लिए, और इसलिए हम उसे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बोलते हैं। लेकिन अगर हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पर आपकी जो एग्जीक्यूटिव होती है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है पार्लियामेंट के लिए, इसलिए हम इसे नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहते हैं। इसे हम नॉन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। इसे हम फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है अमेरिका, ब्राज़ील, रशिया, श्रीलंका, राइट। तो इन देशों में आपको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है। तो ये तो हो गया दो डिफरेंस बिटवीन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, इसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कहते हैं? आइवर जेनिंग्स ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को कैबिनेट सिस्टम बोला। उसका आधार क्या रखा उन्होंने? उनका ये कहना है कि इन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कैबिनेट इज द न्यूक्लियस ऑफ पावर। अगर आप देखो भारत का, अगर आप एग्जांपल लेके देखो तो भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम काम करता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता क्या है, जिसके पास मेजोरिटी होता है वो सरकार बनाता है। तो मेजोरिटी है बीजेपी के पास, और अगर हम बात करें उनके अलायंस की तो दैट इज़ एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उनके पास है। तो अब उसमें से कुछ लोगों को, यानी अगर उनके पास 325 समथिंग सीट्स हैं तो उसमें से कुछ लोगों को वो बनाएंगे मिनिस्टर्स, उन्हें कहा जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट। अब उन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से कुछ लोग होंगे, 5 से 6 लोग होते हैं जो कि कैबिनेट फॉर्म करते हैं, और यही 5 से 6 लोग होते हैं जो कि न्यूक्लियस ऑफ पावर होते हैं। पूरा देश एक्चुअल में ये लोग चला रहे होते हैं, और ये जो कैबिनेट होती है इसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। और यही कारण है कि इस सिस्टम को प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। अब दूसरा कि हम इसे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्यों बोलते हैं? हम इसको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इसलिए बोलते हैं कि जो कैबिनेट होता है, जो कि रियल एग्जीक्यूटिव होता है, वो पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह होता है। ऐसा नहीं होता कि कैबिनेट कोई भी फैसले ले ले और बिना पार्लियामेंट में पास करवा के उन्हें लागू करे, ऐसा नहीं कर सकते वो। तो वो अकाउंटेबल हैं पार्लियामेंट के लिए, राइट। और इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बोल रहे हैं, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द पार्लियामेंट, राइट। और दूसरा ये भी है कि वो तब तक पावर में रहेंगे जब तक पार्लियामेंट उनको रहने देगा पावर में, जब तक उनके पास बहुमत होगा, जब तक उनके पास मेजॉरिटी होगी, राइट। अब इसे हम वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट क्यों बोलते हैं, यानी जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसके पीछे रीज़न ये है कि जो ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वो जिस शहर में है, जिस लोकेशन में है, उसका नाम वेस्टमिंस्टर है, राइट। तो वेस्टमिंस्टर क्या है? इट इज़ अ नेम ऑफ अ लोकेशन वेयर द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज देयर, राइट। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो वहाँ पर लोकेटेड है बेसिकली, ठीक। तो ये एक कारण है जिस कारण की वजह से इसे वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। और ये भी माना जाता है कि यहीं से पार्लियामेंट्री जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो आपका निकल के आया था। ओके, अब इसे प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि जो कैबिनेट है, जिसे आप न्यूक्लियस ऑफ पावर बोल रहे हैं, उस कैबिनेट को हेड कौन करता है? उसे पार्लियामेंट, उसे प्राइम मिनिस्टर हेड करता है। इसीलिए जितनी भी पावर्स हैं, ज़्यादातर जो पावर्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं, उनका इन्फ्लुएंस, उनका पोजीशन। और वक्त के साथ ये धीरे धीरे आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, ठीक। सो ब्रिटिश सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट भी कहा जाता है, और ये आपके भारत में भी लागू होता है। भारत की सिस्टम को भी, इनफैक्ट जो भी प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, उसको हम लोग प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। क्या क्या फीचर्स हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के, तो एक एक करके देखते हैं। पहला, नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। अभी हम बात करेंगे केवल पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की, राइट। तो भारत में या फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपके दो एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक होता है नॉमिनल और एक होता है रियल। तो प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। आपको याद ये रखना है कि प्रेसिडेंट यानी भारत का जो राष्ट्रपति होता है
वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है, उसको डी ज्योर एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है, उसे टाइटुलर एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है। तो ये तीन अलग अलग नाम हैं जिन नामों से राष्ट्रपति को संबोधित किया जाता है। राष्ट्रपति जो है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, वो डी ज्योर एग्जीक्यूटिव है, वो टाइटुलर एग्जीक्यूटिव है। उसके बाद कर लेते हैं प्राइम मिनिस्टर जी की बात। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो रियल एग्जीक्यूटिव हैं, उन्हें डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है, राइट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है, राइट। जो आपकी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वहाँ पर प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होगा। स्टेट कौन सा वाला स्टेट? आर्टिकल 12 वाला स्टेट। और प्राइम मिनिस्टर जो होंगे वो आपके हेड ऑफ द गवर्नमेंट होंगे। इसके अलावा आर्टिकल 74 बात करता है एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, जिसको हेड करेंगे प्राइम मिनिस्टर। और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये बनाई गई है टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। और इसका काम क्या होगा? ये राष्ट्रपति को एड एंड एडवाइस करेगा, सलाह देगा, ठीक। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, द एडवाइस सो टेंडर्ड इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। जो एडवाइस दी जाएगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उसे मना नहीं कर सकता। ही इज बाउंड टू फॉलो दोज एडवाइसेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है मेजॉरिटी पार्टी रूल, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर बताया कि भारत में जो इलेक्शंस होते हैं और उन इलेक्शंस के बाद जिसके पास मेजॉरिटी होती है, बहुमत होता है, उसका जो लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो जिसके पास मेजॉरिटी सीट होंगी वो क्या करेगा? लोकसभा में जो है यानी लोकसभा की सीट, यहाँ पे राज्यसभा काउंट नहीं होती है, लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं उसकी मेजॉरिटी सीट्स काउंट होती हैं, ठीक है। तो मेजॉरिटी सीट्स इन द लोकसभा फॉर्म्स द गवर्नमेंट। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिसकी लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें होंगी वो सरकार फॉर्म करेगी, राइट। और वो जो पॉलिटिकल पार्टी होगी उसका जो लीडर होगा ही विल बी अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट। तो यहाँ से भी एक आपका स्टेटमेंट बन सकता है। तो आपको ये याद रखना है कि भारत में प्राइम मिनिस्टर के लिए इलेक्शंस नहीं होते हैं। भारत में प्रधानमंत्री के पद के लिए इलेक्शन नहीं होते हैं। प्रधानमंत्री का जो अपॉइंटमेंट होता है उसे कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। तो प्राइम मिनिस्टर जो है इलेक्टेड बॉडी नहीं है, उनका अपॉइंटमेंट होता है। और वो अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट हो गया। उसके बाद जो बाकी मिनिस्टर हैं कि डिफेंस मिनिस्टर कौन होगा, फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा, इसका भी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। और अब यहाँ पर प्रेसिडेंट क्या करेगा? जिस प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने अपॉइंट किया है उसकी एडवाइस लेगा और उस एडवाइस के आधार पर मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा, ठीक। तो ये तो हो गया आसान तरीका अगर किसी एक पार्टी के पास बहुमत है तो। लेकिन अगर किसी एक पार्टी के पास बहुमत नहीं है तब क्या होगा? तो राष्ट्रपति क्या करेगा? उस पार्टी को आमंत्रित करेगा सरकार बनाने के लिए जो लोग कोलिशन में इलेक्शन लड़े हैं। जैसे आपकी पहले जैसे अगर हम कोलिशन पार्टी की बात करें तो बीजेपी के साथ शिवसेना कोलिशन में थी पहले, अब नहीं है, राइट। तो ये जो पार्टीज़ हैं ये मिलकर जब इलेक्शन लड़ती हैं, जैसे यूपी में, बिहार में आपने देखा था कि ये लोग मिल गए थे और इन्होंने एक महागठबंधन फॉर्म किया था। तो उस तरह का कोलिशन अगर बनता है और अगर उनके पास बहुमत होता है तो राष्ट्रपति उनको इनवाइट करेगा गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, ठीक। तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट इन जनरल एंड टू द लोकसभा इन पर्टिकुलर। अभी कुछ दिन पहले मैं ये क्वेश्चन डिस्कस भी कर रहा था किसी स्टूडेंट के साथ। तो आपको याद ये रखना है कि जो आपके मिनिस्टर्स होते हैं ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं, वो किसके प्रति जवाबदेह हैं, वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अगर हम पर्टिकुलर की बात करेंगे, स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो वो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन अगर हम इन जनरल बात करें तो पार्लियामेंट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर ये स्टेटमेंट आ जाता है दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत नहीं है। द मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, ये स्टेटमेंट गलत नहीं है, ये स्टेटमेंट सही है, ओके। लेकिन अगर हम इसे और थोड़ा सा एलोबरेट करें तो आपको याद ये रखना है कि अगर हम जनरल टर्म्स में बात करेंगे तो यस पार्लियामेंट के लिए जवाबदेह हैं, क्योंकि जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ना
जैसे होम मिनिस्टर हो गए या फिर फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, ये ना राज्यसभा में भी जाके बात करते हैं, वहाँ पे जाके भी स्पीच देते हैं, क्योंकि राज्यसभा के लिए भी ये कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर कोई भी चर्चा होनी है तो मिनिस्टर जो हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं, अगर वो फॉर एग्जांपल अमित शाह हैं और वो लोकसभा के सदस्य हैं, ठीक, तो ऐसा नहीं है कि वो केवल लोकसभा में ही रहेंगे और वो राज्यसभा में नहीं जाएंगे। तो क्योंकि वो होम मिनिस्टर हैं, वो राज्यसभा में जाएंगे और अपने बात वहाँ पे रखेंगे, सवालों के जवाब वहाँ पे देंगे। इसका मतलब ये है कि वो लोकसभा के प्रति भी जवाबदेह हैं और वो राज्यसभा के प्रति भी जवाबदेह हैं। इसका मतलब वो पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। तो ये तो हो गया जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट अगर हम पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो आपकी जो सरकार है वो बनी लोकसभा की वजह से है, इसलिए स्पेसिफिकली अगर हम बात करेंगे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ठीक है, दे एक्ट एज अ टीम एंड दे स्विम टुगेदर एंड दे सिंक टुगेदर। जो मिनिस्टर होती है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक साथ डूबेंगे और एक साथ तैरेंगे। ओके, दे एक्ट एज अ टीम। इसलिए आपने कभी नहीं देखा होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अगर कोई डिसीजन लिया तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आके उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। बंद कमरे के अंदर वो लड़ सकते हैं, क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, बट जब वो पब्लिक में आते हैं तो एक ही सुर में उनको बात करना होता है। दे स्विम टुगेदर एंड दे सिंक टुगेदर। Lok can remove the ministry, Council of Minister headed by the Prime Minister from office by passing a vote of no confidence। ठीक है, तो लोकसभा के पास ये पावर है क्योंकि स्पेसिफिकली वो लोकसभा के प्रति जवाब दें। तो लोकसभा में अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, लोकसभा में अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, जिसे अविश्वास प्रस्ताव भी कहा जाता है, तो सरकार गिर जाएगी और जितनी भी आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो गिर जाएगी। ठीक है, राइट। अगला इंपॉर्टेंट फीचर है पॉलिटिकल होमोजेनिटी। अब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं आमतौर पर वो एक ही पार्टी से बिलोंग करते हैं, दैट इज़ द रीज़न पॉलिटिकल होमोजेनिटी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, एक ही पार्टी से आपको लोग ज़्यादा दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप अमेरिका की बात करो, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करो, तो वहाँ पे सिस्टम अलग होता है। खैर उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, वो टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। बट पॉलिटिकल होमोजेनिटी आपको ज़्यादा देखने को मिलती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। ओके, डबल मेंबरशिप मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूँ कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के जो मेंबर होते हैं वो सेम ही होते हैं, क्योंकि आपकी जो एग्जीक्यूटिव बनती है वो कहाँ से बनती है, वो लेजिस्लेचर से उठाई जाती है। जो आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा वही आदमी आपका होम मिनिस्टर बन पाएगा। ठीक है, सो अ पर्सन कैन नॉट बी अ मिनिस्टर विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। अब इसमें कंडीशन ये है कि अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर आप जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनते हैं, जैसे श्री जयशंकर जी का एग्जांपल लेते हैं, तो उनको बनाया गया फॉरेन मिनिस्टर, लेकिन वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो नहीं थे। तो यहाँ पे अगर आप देखो लिखता है कि अ पर्सन कैन नॉट बी अ मिनिस्टर विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, तो उनको नहीं बनना चाहिए था। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि 6 मंथ के अंदर आपको क्या करना है, आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है। या तो आप लोकसभा की सीट ले लो या तो आप राज्यसभा की सीट ले लो, लेकिन आपको 6 मंथ के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी मिनिस्ट्री चली जाएगी। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि बन ही नहीं सकते, बन सकते हैं, बट 6 मंथ के अंदर आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी पार्लियामेंट की। उसके बाद है लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राइट, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोगों को लगता है लीडर ऑफ द पार्लियामेंट स्पीकर होता है, नहीं भाई, स्पीकर नहीं होता लीडर ऑफ द पार्लियामेंट। लीडर ऑफ द पार्लियामेंट जो होता है वो कौन होता है, वो आपका प्राइम मिनिस्टर होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक, लीडर ऑफ द पार्टी जो पावर में है उसका भी लीडर वही होता है, इसलिए वो प्राइम मिनिस्टर है। इसके बाद है डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, यानी लोकसभा की बात कर रहे हैं, तो लोकसभा कैन बी डिसॉल्व्ड बाय द प्रेसिडेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन कर सकता है लोकसभा को डिसॉल्व, प्रेसिडेंट कर सकता है। अब 5 साल के लिए अगर लोकसभा को चुना गया है, ऐसा नहीं है कि 5 साल से पहले वो डिसॉल्व नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। तो बहुत सारी कंडीशन है उसको डिसॉल्व करने की। एक कंडीशन ये भी है कि राष्ट्रपति चाहे तो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, किसकी एडवाइस पर, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। ठीक, अब ऐसा हुआ भी था, एनडीए गवर्नमेंट जब सत्ता में आई थी और अटल जी जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, तो 5 साल का कार्यकाल था, लेकिन उन्होंने 4 साल के बाद ही प्रेसिडेंट को जो है रिकमेंड किया था कि हमें लोकसभा को डिसॉल्व करना है।
तो ऐसा कोई क्यों करेगा, अपनी ही सरकार को क्यों गिराएगा। तो एक्चुअली कुछ मिस कैलकुलेशंस हो गई थी, उनको ये लगा कि अभी यानी उस वक्त का जो 4 साल था वो बेस्ट टाइम पीरियड उनका चल रहा है। इंडिया शाइनिंग एक कैंपेन उन्होंने निकाला था प्रमोद महाजन की एडवाइस पर। और इससे पहले अगर आप देखो तो कारगिल युद्ध हमने जीता था, राइट। तो थोड़ा सा एक माहौल अच्छा बन रहा था। तो उनको ये लग रहा था कि अगर हम अभी डिज़ोल्व कर लेते हैं लोकसभा को और हम फ्रेश इलेक्शन करवा लेते हैं तो देर इज़ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि हम दोबारा से सत्ता में आ जाएंगे, क्योंकि एक मोमेंटम बना हुआ है। बट ये कैलकुलेशन गलत हो जाती है और एनडीए की गवर्नमेंट जो है डिज़ोल्व होने के बाद जब री इलेक्शन होते हैं तो बहुत बुरी तरीके से हार जाती है और फिर आपकी यूपीए की गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म होती है अंडर द लीडरशिप ऑफ मनमोहन सिंह। ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्राइम मिनिस्टर चाहें तो वो डिज़ोल्व कर प्राइम मिनिस्टर रिकमेंडेशन देते हैं प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट जो है उसे डिज़ोल्व कर सकते हैं। ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर कैन एडवाइज द प्रेसिडेंट टू डिज़ोल्व द लोकसभा बिफोर द एक्सपायरी, जो मैंने भी आपको बताया, राइट। सो इसका क्या मतलब हुआ, दैट द एग्जीक्यूटिव एंजॉयज द राइट टू गेट द लेजिस्लेचर डिजॉल्व इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा एडवांटेज देख पा रहे हो कि एक तरफ हमने देखा कि लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट अगर चाहे तो वो एग्जीक्यूटिव को गिरा सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे उल्टा भी आप देख रहे हो, एग्जीक्यूटिव चाहे तो वो लेजिस्लेचर को भी गिरा सकता है। भाई अगर सरकार जो है वो गिर जाती है और नई सरकार नहीं बनती तो फिर फ्रेश इलेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। सिक्रेसी फिर इसका अलग फीचर है, ओथ ऑफ सिक्रेसी जो है वो एडमिनिस्टर होती है और जो शपथ होती है मंत्रियों को या प्रधानमंत्री को उन्हें कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट उनको शपथ दिलाता है। ठीक है। सो अभी इसका फर्स्ट हाफ ही रहने देते हैं और इसके बाद हम इसका सेकंड हाफ डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।